नमस्कार साथियों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों हमारी यूपी वीडियो के री एग्जाम के लिए जीके की सीरीज चल रही है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। स्पीड हमारी स्लो है, लेकिन मैं चाहता हूं आप जितना भी पढ़ें, चाहे कम पढ़ें, लेकिन सॉलिड पढ़ें। और जैसे ही एग्जाम की डेट क्लियर होगी, हम अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे और बहुत तेजी के साथ हम अपने क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तब हम एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियोस भी लेकर के आएंगे। तो चलिए, अभी हम हिस्ट्री की सीरीज में सिंधु घाटी सभ्यता पर चर्चा कर चुके हैं, वैदिक सभ्यता पर चर्चा कर चुके हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड लगभग 100 प्रश्नों को कर चुके हैं, और महाजनपद काल और भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसमें ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण शामिल थे, उस पर भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक पर अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मौर्य काल। थोड़ा बड़ा टॉपिक है दोस्तों, लगभग 100 से 150 प्रश्न इस टॉपिक में हमें पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से अगर हम अपने एग्जाम को देखें तो प्रशासन हमें उतना ज्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन वास्तुकला और सभी राजा, पॉलिटिकल हिस्ट्री, साहित्य वगैरह ये सब हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब यूपी SSC के एग्जाम में इनसे लगातार प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए हम सीधे सेशन प्रारंभ करते हैं। पर उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी इसे शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व के मध्य का समय क्या कहलाता है। देखिए, ये क्वेश्चन यूपी SSC में आया हुआ है एज इट इज, और एक बार नहीं, ये 3 या 4 बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसे आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 322 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय है उसे हम सूत्र काल के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी द्विजवर्षभ के नाम से जाना जाता है। देखिए, द्विजवर्षभ का तात्पर्य होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, श्रेष्ठ ब्राह्मण। और विष्णुगुप्त को, जिसे कौटिल्य या चाणक्य के नाम से भी हम जानते हैं, उसे ही द्विजवर्षभ या श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है। कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, और इसी पुस्तक से हमें पता चलता है कि कौटिल्य को द्विजवर्षभ के नाम से भी जाना जाता था। देखिए, कौटिल्य हो गया, चाणक्य हो गया, विष्णुगुप्त हो गया, अजय हो गया, ये सभी एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाने जाते थे। हालांकि बहुत से इतिहासकार कौटिल्य और चाणक्य को अलग अलग व्यक्ति मानते हैं, पर ज्यादातर इतिहासकार इन्हें एक ही मानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त, जिन्हें द्विजवर्षभ के नाम से भी जाना जाता है। निम्न में से किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है? देखिए, शूद्र किन ग्रंथों में कहा गया है, क्षत्रिय किन ग्रंथों में कहा गया है, और वृषल किन ग्रंथों में कहा गया है, ये आपको याद रखना है। वृषल का तात्पर्य होता है कुलहीन। देखिए, कुलहीन या शूद्र ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में क्या कहा गया है? ब्राह्मण ग्रंथ में इन्हें कहा गया है शूद्र। बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है क्षत्रिय। बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथों में शूद्र कहा गया है, कुलहीन कहा गया है मुद्र राक्षस में। और मुद्र राक्षस की जो रचना करी है वो करी है विशाख दत्त ने, गुप्त काल में करी है। ये गुप्तकालीन राइटर थे विशाख दत्त, जिन्होंने गुप्त काल में 2 पुस्तकों की रचना करी है। एक का नाम है मुद्र राक्षस और दूसरे का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। और इसी पुस्तक में, यानी कौन सी, मुद्र राक्षस में, चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। ये एक जासूसी नाटक है, मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था का वर्णन करता है, और इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का कुल नहीं था, ये कुलहीन था। जबकि बौद्ध ग्रंथ ने मौर्य वंश का बताते हैं, क्षत्रिय बताते हैं, और स्वयं चाणक्य, जो कि वर्ण व्यवस्था का समर्थक था, उसने चंद्रगुप्त मौर्य की कास्ट के बारे में डायरेक्ट अपनी पुस्तकों में कुछ नहीं कहा, लेकिन चाणक्य ने एक स्टेटमेंट दिया है अपनी पुस्तक में, जहां उसने शासन के सिद्धांत बताए हैं, वहां उसने कहा है कि राजा क्षत्रिय ही होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि चाणक्य किसी शूद्र को राजा नहीं बनाने वाला।
तो इससे हमें पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय था। लेकिन फिर भी किन बौद्ध ग्रंथों में कहा गया, किन ग्रंथों से पता लगता है कि क्षत्रिय था? तो बौद्ध ग्रंथ, शुद्ध ब्राह्मण ग्रंथ। और डायरेक्ट अगर वृषल पूछ ले तो मुद्र राक्षस आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के कौन से अध्याय में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन है? देखिए इससे पहले हम अगला प्रश्न एक बार पढ़ लेते हैं। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने करी है और उसमें कुल 15 अध्याय हैं। अध्यायों को अधिकरण के नाम से जाना जाता है, अधिकरण। तो चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण हैं, जिसमें से एक अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। सप्तांग सिद्धांत का क्या तात्पर्य है? सप्तांग सिद्धांत का मतलब है कि राज्य का निर्माण, जो एक साम्राज्य बनता है, उस राज्य का निर्माण 7 तत्वों से मिलकर होता है। 7 तत्वों से मिलकर होता है। देखिए सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग मतलब 7, 7 में से यदि 1 माइनस कर दें तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा छठे अध्याय। और इस छठे अध्याय का नाम क्या है? मंडल योनि। हर अध्याय का कुछ ना कुछ नाम है, आपको सभी के नाम याद नहीं रखने, पर छठा अध्याय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, मंडल योनि। इसी छठे अध्याय में 7 सिद्धांत, 7 तत्वों की बात की गई है, यानी सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है। और वे 7 तत्व कौन से? देखिए नंबर भी याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 नंबर पूछा जाता है कि 7वां कौन सा है, छठा कौन सा है, तो सिर्फ याद मत रख लीजिएगा, नंबर से याद रखिएगा। तो पहला है राजा, दूसरा है अमात्य। अगर बात करें तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो तीसरे नंबर पे आता है जनपद, चौथे नंबर पर आता है दुर्ग, 5वां आपका हो जाएगा कोश, छठा सेना और 7वां हो जाएगा मित्र। तो 7वां कौन सा है? मित्र, 5वां कोश, छठा सेना, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पहला राजा और दूसरा अमात्य। ये वे 7 तत्व हैं जिनसे मिलकर के राज्य का निर्माण होता है। ये किसमें कहा गया है? सप्तांग सिद्धांत में। सप्तांग सिद्धांत छठे पार्ट में, चैप्टर में दिया गया है, जिसका नाम मंडल योनि है। और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में कुल 15 चैप्टर हैं और हर चैप्टर को क्या कहते हैं? अधिकरण, यानी 15 अधिकरण हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल कितने वर्षों तक शासन किया? देखिए भारत के साम्राज्य का पहला राजा है, संपूर्ण साम्राज्य, इसमें पूरा भारत, अखंड भारत है, तो इतने बड़े राजा के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करें कि ये राजा बने कब थे, तो ये राजा बने थे आपके 322 ईसा पूर्व, यानी 322 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ और 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। 298 ईसा पूर्व में ये जैन धर्म अपना करके अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके चले गए थे भद्रबाहु के साथ कर्नाटक, और वही इन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो 322 में से 298 अगर आप घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 24, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने कुल 24 वर्षों तक शासन किया है। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ब्लैंक कारशापण में खरीदा था। मौर्य काल में जो मुद्रा चलती थी, या नंद वंश के समय में जो मुद्रा चलती थी, वह मुद्रा थी कारशापण। और बौद्ध ग्रंथ क्या कहते हैं कि चंद्रगुप्त एक क्षत्रिय था जिसको दास बना लिया गया था, जिसे बेच दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के अपने मामा ने, और चाणक्य ने बाद में उसकी योग्यता को पहचाना और चाणक्य ने उसे खरीद लिया। और कितने काशार्पण में खरीदा? तो 1000 काशार्पण में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को खरीदा था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है? देखिए 3 स्टेटमेंट आएंगे, आपको तीनों स्टेटमेंट पता होने चाहिए किसने क्या कहा है। जिसमें से पहला स्टेटमेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना डाकुओं का गिरोह थी। देखिए कोई बुराई नहीं कर रहा, ये तारीफ कर रहा है। उस समय में डाकुओं से तात्पर्य होता था धन दे करके सेना की तरफ से लड़ने वाले लोग, और बाकी टाइम में वो लूट मार करते थे, तो धन चाहिए था उन्हें, इंपॉर्टेंट, जो भी उन्हें धन देगा उसकी सेना में वो जाएंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य कोई राजा तो था नहीं जब अपने प्रारंभिक काल में, तो उसे सेना की आवश्यकता थी ताकि वो नंद वंश को पराजित कर सके। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट सेना होती थी, या जो डाकुओं की सेना होती थी, जो डाकू होते थे, उनको शामिल किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना में कि मैं तुम्हें धन दे दूंगा।
और ये चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से लड़े थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह किसने कहा है? तो ये कहा है जस्टिन ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से इस विजय की जानकारी मिलती है? देखिए, दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है जिससे हमें यह तो पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर 2 बार आक्रमण किया था। मगध पर 2 बार आक्रमण किया था, लेकिन विजय की जानकारी नहीं मिलती इससे तो पराजय की जानकारी मिलती है। विजय की जानकारी जिस ग्रंथ से मिलती है वो ग्रंथ है मिलिंद पन्हो, जिसमें कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को युद्ध में पराजित कर गद्दी से उतार फेंका और खुद मगध का राजा बन गया। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। अगला देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोट्स के रूप में निम्न में से किसने पहचान की? देखिए, जस्टिन हो गए, स्ट्रैबो हो गए, प्लूटार्क हो गए, एरियन हो गए, इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं यूनानी भाषा में और इन्होंने एक सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स नाम के राजा के बारे में चर्चा करी है। और विलियम जोन्स पहला व्यक्ति था जिसने बताया कि इन ग्रंथों में जो एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स लिखा हुआ है वो वास्तव में कोई और नहीं, भारत का राजा चंद्रगुप्त मौर्य है। ये उसी का इतिहास है। तो सबसे पहली बार सेंड्रोकोट्स के रूप में पहचान किसने की? विलियम जोन्स ने। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्य कथन को पहचानिए। मौर्य काल में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। देखिए, इंडिका में तो मेगास्थनीज कहता है मौर्य काल में दास नहीं होते थे, लेकिन अर्थशास्त्र का रचयिता है चाणक्य, जिसके कथन को ज्यादा सामान्य मानेंगे ना हम, वो अपने ग्रंथ में 9 प्रकार के दासों का वर्णन करता है। इसका मतलब ये कथन असत्य हो जाएगा। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था नहीं थी। अभी तो चर्चा कर रहे हैं, शूद्र था, क्षत्रिय था, वृषहल था, कौन था? तो वर्ण व्यवस्था थी, तभी तो ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। भारतीय लेखन कला से अपरिचित, ये कहता है मेगास्थनीज, लेकिन उससे पूछो कि चाणक्य का अर्थशास्त्र क्या तेरे बाप ने लिखी है? अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। चाणक्य कौन था? भारतीय। और उससे बहुत समय पहले ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद लिखे, ये क्या यूनानियों ने आकर के लिखे हैं? तो भारतीय लेखन कला से पूरी तरह परिचित थे और इनसे बेटर परिचित थे। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था बेहद कड़ी थी। बहुत बढ़िया, यही बात सही है। और गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो ध्यान रखना, मुद्र राक्षस नाम के ग्रंथ से मिलती है। इस ग्रंथ का राइटर कौन है? तो विशाख दत्त। और इसी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल या कुलहीन भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने एंड्रोकोट्स कहा था कि एंड्रोकोट्स ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला? ये दूसरा कथन है जो आपको याद रखना है और ये कथन है प्लूटार्क का। यानी डाकुओं का गिरोह किसने कहा? जस्टिन ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद डाला, ये किसने कहा? तो ये कहा है प्लूटार्क ने। तो 2 कथन हो गए, 3 आपको याद रखने हैं। तीसरा कथन है, निम्न में से किसने कहा था कि भारतीयों की स्वतंत्रता का जन्मदाता सेंड्रोकोट्स था? देखिए यहां है ना सेंड्रोकोट्स, ये तो सेंड्रोकोट्स कह रहे हैं। विलियम जोन्स बताएगा कि सेंड्रोकोट्स कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो ये कथन है जस्टिन का, यानी जस्टिन ने सेंड्रोकोट्स कह करके पुकारा है चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तीनों कथन आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया? अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहां पर मौर्य भी कर लीजिए आप, लेकिन अगर मौर्य लिखा नहीं आए तो चंद्रगुप्त मौर्य ही रखिएगा, ठीक है? चंद्रगुप्त सही प्रश्न का उत्तर हो जाए, क्योंकि चंद्रगुप्त नाम के 2 राजा और रहे, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि गुप्त वंश में थे। इसलिए मैं अक्सर मौर्य का जिक्र करता हूं कि मौर्य जरूर लिखिएगा या माइंड में रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना करके भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटक। आपको याद है ना भद्रबाहु, स्थूल भद्र जिन्होंने श्वेतांबर संप्रदाय की स्थापना करी थी और भद्रबाहु जिन्होंने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना करी थी। इन्हीं भद्रबाहु के साथ चले गए कहां? दक्षिण भारत में चंद्रगुप्त मौर्य। और वहीं उन्होंने संलेखना विधि होती है जैन धर्म में एक, जिसमें भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग देते हैं, इसी विधि से प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म मानते थे, इनके पुत्र बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानते थे, और अशोक का तो हम सभी जानते ही हैं बुद्ध धर्म के फॉलोअर थे। चलिए अगला है, बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी निम्न में से कौन सी थी?
अब इस प्रश्न को यहाँ डालने का तात्पर्य यही है कि लोग अक्सर बिंबिसार और बिंदुसार में कंफ्यूजन कर जाते हैं। बिंबिसार अजातशत्रु के पिता, मगध के वास्तविक संस्थापक, जिन्हें श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता था। मगध में स्थायी सेना रखने वाला पहला राजा बिंबिसार था और बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी। जबकि अशोक का पिता और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार था और बिंदुसार की राजधानी क्या थी? देखिए, जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए तो ये आसान सा है, बोले बिंबिसार और बिंदुसार में अंतर नहीं जानते, लेकिन बेचारे जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिंबिसार की राजधानी राजगृह थी, जबकि बिंदुसार की राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोनों ही मगध के शासक रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है, अभी ओपन ही नहीं हुआ दोस्तों, अटक गया। चलिए खुल गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तान नहीं थी? चर्चा हमने करी है। अर्थशास्त्र में तो कहा गया है कि 9 प्रकार के दास होते हैं भारत में, और दासों की स्थिति बहुत बढ़िया थी, बुरा व्यवहार नहीं होता था, और वे दास खेती के लिए होते थे, कृषि कार्यों में मदद करने के लिए होते थे। उनको हम दास कहते हैं। जैसे हम आज खेती में नहीं लोगों को रख लेते अपने खेत पे काम करने के लिए, तो उनको प्राचीन काल में दास कहा गया है। लेकिन अर्थशास्त्र में मेगास्थनीज कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो कि गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज की इंडिका। चलिए अगला है, अंतिम मौर्य सम्राट था। अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ था दोस्तों। वृहद्रथ जिसकी हत्या कौन करेगा? पुष्यमित्र शुंग। इसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। इस पुष्यमित्र शुंग के द्वारा इस वृहद्रथ की हत्या कर दी जाती है, शुंग वंश की स्थापना की जाती है। चलिए ASC ARO के पेपर में, आई थिंक 2016 का पेपर था, वहां पुष्यमित्र शुंग का गोत्र पूछ लिया गया था। तो ध्यान रखिएगा, पुष्यमित्र शुंग का जो गोत्र है वो है कश्यप गोत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी नापतौल का प्रभारी था? देखिए, बहुत ज्यादा प्रशासन से प्रश्न आते नहीं है, पर यह प्रश्न आया हुआ है यूपीएससी के एग्जाम में, UPSSC के पेपर में। तो आपको ध्यान रखना है, नापतौल का अधिकारी कौन था? पौतवाध्यक्ष। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई? देखिए, प्राचीन भारत में पत्नी पति को तलाक दे ऐसी व्यवस्थाएं थी नहीं। हिंदू धर्म में कहा गया है कि 7 जन्मों का सफर है, वो इस जन्म में छोड़ना तो मुश्किल है। लेकिन उस जमाने में भी चाणक्य का जो ज्ञान था वो बहुत ब्रॉड माइंडेड था, और वो अपनी पुस्तक, अब उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक शासन के सिद्धांत तय करती है, और मौर्य काल में जो शासन चलेगा वो चाणक्य की पुस्तक के अनुसार चलेगा। तो इसे आप नियम मान लीजिएगा। तो अर्थशास्त्र में चाणक्य कहते हैं कि यदि पति ने पत्नी को छोड़ दिया है तो पत्नी भी पति को तलाक दे सकती है। तलाक दे सकती है का तात्पर्य दूसरा विवाह करने के लिए वो मुक्त है। और वो तलाक के लिए तलाक शब्द यूज नहीं हुआ, डिवोर्स शब्द यूज नहीं हुआ, बल्कि हुआ है मोक्ष। तो ध्यान रखिएगा, यानी मोक्ष का अधिकार है पत्नी को। और मोक्ष मतलब वो मोक्ष नहीं जो गौतम बुद्ध या ऋषि मुनि प्राप्त कर रहे थे मृत्यु के उपरांत। मोक्ष का तात्पर्य है ये शादी वादी के झंझटों से मुक्त हो जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो, यानी डिवोर्स ले लो। तो पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है, और इस विवाह विच्छेद को क्या कहा गया है? मोक्ष कहा गया है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो महाक्षत्रप का रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? ये गुजरात में। और इस अभिलेख में सुदर्शन झील के निर्माण के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य। और बाद में अशोक ने इसका पुनर्निर्माण कराया, हालांकि स्कंदगुप्त ने भी कराया। वे सब हम आगे पढ़ेंगे कि बिना बेगार के किसने कराया, सब चर्चाएं हम समय पर करेंगे। अभी आप ध्यान रखिए, सुदर्शन झील का निर्माण, हालांकि सुदर्शन झील पर मैं आगे चर्चा करूंगा अभी अगले वीडियो में। ध्यान रखिएगा, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया है, अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और इन सब की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इनकी जानकारी मिलती है। तो अशोक और चंद्रगुप्त दोनों का उल्लेख किया गया है इस अभिलेख में।
अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, और किस बौद्ध साधु से प्रभावित थे? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपगुप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है? अशोक ने अपने शिलालेखों में कुछ दक्षिण राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें से एक चोल हैं, पांड्य हैं, केरल पुत्र है। इन केरल पुत्र के लिए एक शब्द सारिय पुत्र भी इस्तेमाल होता है। तो इन सभी के बारे में अशोक ने अपने शिलालेखों में कहा है, लेकिन कुषाणों के बारे में बात नहीं करी और कर भी नहीं सकता। कुषाण शासक तो मौर्यों के बाद आए हैं, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुषाण। तो अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं भी पता तो थोड़ा सा ऐतिहासिक घटनाक्रम भी यदि आपको पता है तो आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया जाता है? तो महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, अभी अभी हमने चर्चा करी, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया अशोक ने, तो अशोक का अभिलेख भी मिलता है महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? तो वह झील है सुदर्शन झील, और इसका निर्माण किसने करवाया है? तो इसका निर्माण करवाया है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला प्रश्न है, अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदस्सी और देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? देवनाम प्रिय यानी देवों का प्यारा, प्रियदस्सी मतलब लोगों का प्यारा, और इन सभी नामों को लिए यूज किया गया है अशोक के लिए। देखिए अगर ऑप्शन में अशोक दिया है तो आप अशोक ही याद रखेंगे, और ध्यान रखिएगा देवनाम प्रिय की उपाधि श्रीलंका के राजा तिस, ये कहाँ का राजा था? ये श्रीलंका का था। और अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ, ये अशोक का पौत्र था, इसने भी ये उपाधि ली थी। और दशरथ ऑप्शन में है, लेकिन अशोक भी दिया हुआ है, दोनों ऑप्शन में हो या तीनों ऑप्शन में हो तो आप अशोक को ही करेंगे। हालांकि अगर उपयुक्त दोनों, उपयुक्त तीनों, इस तरीके से प्रश्न का उत्तर दे रखा हो तो फिर आप उसमें देख लेंगे, लेकिन अगर एक ही पूछा गया है तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक। तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखिए अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने खोजा था यदि आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को 1750 में टी फैंतलर ने खोजा था। टी फैंतलर ने खोजा था। अशोक के अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, इनको सबसे पहले पढ़ा किसने था? तो अगर पढ़ने का पूछ ले तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने। तो आपसे पढ़ा के बारे में पूछ रहा है, अशोक के अभिलेख नहीं दे रखा लेकिन ब्राह्मी लिपि दे रखा है। ब्राह्मी लिपि सबसे पहले अशोक के अभिलेखों में पढ़ी गई थी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। अगला है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? 4 बौद्ध सभाओं की जानकारी हमें मिलती है, जिसमें से तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में पाटलिपुत्र में की गई थी, जिसमें से अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। हमने ये सब चर्चाएं करी थी बुद्ध धर्म के समय में। तो चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? बिंदुसार के समय में अशोक गवर्नर था उज्जैन का, और तक्षशिला का गवर्नर था सुसीम। तक्षशिला के लोगों ने विद्रोह किया, सुसीम उस विद्रोह को दबाने में सफल रहा, तब बिंदुसार ने अशोक को भेजा तक्षशिला, और अशोक ने उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबा भी दिया। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो श्रीनगर जो कि कश्मीर में स्थित है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? अशोक के द्वारा। किस झील के किनारे है? तो श्रीनगर आपसे पूछ लिया जाए कि किस नदी के किनारे पर है, तो झेलम नदी के किनारे पर है। झेलम नदी के किनारे। और झेलम नदी किस झील से निकलती है? तो वूलर झील से। वूलर झील से होकर के बहती है, और वूलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। और इसी श्रीनगर में अशोक ने एक शिव मंदिर का भी निर्माण करवाया था।
और बाद में कश्मीर का राजा बना था जालौक, जो कि अशोक का ही एक पुत्र भी था। तो चलिए अगला है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में नाटक नहीं है, ये आत्मकथा भी नहीं है और किसी का इतिहास भी नहीं है, ये शासन के सिद्धांतों की जानकारी देता है। और ध्यान रखना, इस पुस्तक अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य का तो नाम भी नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख नहीं। इस पुस्तक में तो ये बताया राजा को ऐसा होना चाहिए, राजा को ये करना चाहिए, राजा को ये नहीं करना चाहिए, राज्य ऐसा होना चाहिए, राज्य की व्यवस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, राज्य का राजस्व इस तरीके से वसूला जाना चाहिए, यानी शासन के सिद्धांतों की बात कर रहा है। ये कोई नाटक नहीं है, कोई आत्मकथा नहीं है, किसी का इतिहास भी नहीं बताता। ये अगर कुछ बताता है तो केवल शासन का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो जस्टिन के ग्रंथ में किया गया है। ये वही जस्टिन है जो कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना तो डाकुओं का गिरोह थी, या फिर भारतीयों की स्वतंत्रता का जो घोतक है वो चंद्रगुप्त मौर्य ही है। ये दोनों कथन किसके हैं? जस्टिन के। और इसी जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर की भेंट का उल्लेख भी किया है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? तो बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त, कूटनीति में प्रखर होने के कारण कौटिल्य कहलाए, पिता चाणक्य के पुत्र होने के कारण इनका नाम पड़ा चाणक्य। साथ ही अजय भी इनका एक नाम है, लेकिन अगर बचपन का नाम पूछ ले तो प्रश्न का उत्तर विष्णुगुप्त ही होगा। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो सारनाथ स्तंभ का निर्माण तो अशोक के द्वारा ही करवाया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा है? हमने विस्तार से चर्चा करी थी, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। ये दोनों ही, ये सातों राज्य के सप्तांग सिद्धांत हैं, जिसमें से 7वां कौन सा हो जाएगा? मित्र। यदि बात करें कोश की तो कोश कौन सा हो जाएगा? कोश हो जाएगा आपका 5वां। यदि बात करें दुर्ग की तो दुर्ग हो जाएगा 4था, जनपद हो जाएगा 3रा, सॉरी मित्र 7वां हो गया, कोश हो गया 5वां। छठा रह गया आपका, तो छठा हो जाएगी आपकी सेना। पहला हो जाएगा राजा, दूसरा हो जाएगा अमात्य। तो राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र, कोई भी पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहिएगा। किसके द्वारा रचित ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है? भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अशोक। इसमें से तो विशाखदत्त का ग्रंथ कौन सा है? मुद्र राक्षस, जिसमें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की गई है। देवी चंद्रगुप्तम में चंद्रगुप्त द्वितीय की चर्चा है, जो कि गुप्त वंश का एक शासक था। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिलेखों में किस लेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? देखिए, अशोक को भाब्रू अभिलेख में मगध का राजा कहकर संबोधित किया है, पर कोई नाम नहीं दिया गया, मगध का राजा। इसी प्रकार इसके अभिलेखों में देवनाम, प्रिय, प्रियदस्ती जैसे शब्द मिलते हैं, पर अशोक नहीं मिलता। अगर बात करें अशोक, तो अशोक नाम जो है ये 4 अभिलेखों में मिलता है। एक अभिलेख का नाम है गुर्जरा, दूसरा आपका हो जाएगा मास्की, एक आपका हो जाएगा निट्टूर और एक हो जाएगा उदय गोलम। तो आप देख लीजिएगा ऑप्शन में आपको निम्न में से कौन सा दिया हुआ है। जो आपको आपके ऑप्शन में दिया है वही हो जाएगा, और हमारे ऑप्शन में दिया है मास्की का लघु शिलालेख। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख। अगला है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने सुदूर देश में जैसे सीरिया और मिस्र के साथ राजकीय संबंध स्थापित किए थे? तो प्रश्न का उत्तर पहले आप जान लीजिए, प्रश्न का उत्तर तो मौर्य हो जाएगा। बात करें यदि सीरिया की, तो ध्यान रखिएगा सीरिया का राजा था एंटीयोनिस। सीरिया का राजा क्या था? एंटीयोनिस। और इस एंटीयोनिस से बिंदुसार ने 3 चीजें मंगाई थी। बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा, अशोक का पिता था, उससे बिंदुसार ने मैसेज भेजा इस राजा के पास कि मेरे को एक तो आप मीठी शराब भेज दो, मीठी शराब आपके राज्य में मिलती है वो भेज दो, और सुना है आपके राज्य की अंजीरें बहुत मीठी होती हैं तो अंजीर भेज दो, और आपके राज्य में दार्शनिक बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बुद्धिमान लोग दार्शनिक मिलते हैं तो ये भेज दो।
राजा ने कहा कि मैं मीठी शराब और अंजीर तो भेज दूंगा लेकिन दार्शनिक नहीं भेज सकता, ये मेरे राज्य के उसूलों के विरुद्ध है। तो दार्शनिक नहीं भेजा पर एक दूत भेज दिया, और उस दूत का नाम क्या है? तो उस दूत का नाम है डाइमेकस। तो ध्यान रखिएगा, डाइमेकस किसके समय में आया? बिंदुसार के समय में। किसका दूत था? तो सीरिया के राजा एंटियोनस का दूत था। कौन कौन सी 3 चीजें मंगाई थी? सभी प्रश्न आ रखे हैं, मीठी शराब, अंजीर, दार्शनिक। क्या नहीं भेजा था? तो दार्शनिक नहीं भेजा था। उसी प्रकार मिस्र का एक राजा था टॉलेमी, और इस टॉलेमी का एक दूत आया था डायनोसियस, और ये डायनोसियस जो है ये भी बिंदुसार के समय में ही आया था। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मौर्य राजा यदि दिए होते तो बिंदुसार हो जाता। वह स्थान जहां से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता लगता है, यानी अशोक से पूर्व की ब्राह्मी लिपि, तो हमें वो मिलती है अनुराधापुर से। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अनुराधापुर। चलिए अगला प्रश्न है, टॉलेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, कहाँ का शासक था? अभी अभी हमने चर्चा करी, मिस्र का राजा था टॉलेमी फिलाडेल्फस, जिसका एक दूत डायनोसियस बिंदुसार के समय में आया था। और बिंदुसार के बाद राजा बनेगा अशोक, तो अशोक के साथ भी तो संबंध रहेंगे ना। तो अशोक के साथ राजनयिक संबंध थे, वह कहाँ का शासक था? तो शासक कहाँ का था? मिस्र का। बुलंदीबाग प्राचीन स्थल है। देखिए बुलंदीबाग और कुम्भहार ये 2 स्थल हैं जहां से मौर्य काल के लकड़ी के महल प्राप्त हुए हैं। तो बुलंदीबाग पाटलिपुत्र में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, बुलंदीबाग पूछ सकता है, कुम्भहार पूछ सकता है, ये दोनों ही पाटलिपुत्र में हैं। बुलंदीबाग से लकड़ी के महल के परकोटे प्राप्त हुए हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतह पर खुदवाए थे? सभी जानते हैं अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख यही तो पढ़ रहे हैं, 13 ब्राह्मी अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, मास्की, उदयगोलम, नित्तूर अभिलेखों में प्रियदस्ती नाम मिलता है। तो ये सारे जो आदेश हैं ये कहाँ किसने खुदवाए? अशोक ने। हालांकि अभिलेखों पर पूरी चर्चा करेंगे, कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, इन सब पर भी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। चलिए अभी देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अभी तो हम बहुत बेसिक प्रश्न ले रहे हैं। निम्नलिखित में से किसने 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित करवाया था? ये बेसिक प्रश्न जरूर है, लेकिन यही वो प्रश्न है बेटा जो बार बार आते हैं एग्जाम में। वो अभिलेखों से रिलेटेड प्रश्न कम आते हैं, ये प्रश्न बार बार रिपीट हुए, इसलिए मैंने इन्हें पहले लपेटा है। तो ध्यान रखिएगा, 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किसने करवाया? देखिए 1750 में खोजा किसने? खोजा तो टी फेंथलर ने। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है आपसे। 1837 में पढ़ा किसने? ये तो कई बार पूछा गया है, पढ़ा है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। और एक प्रश्न याद रखिएगा, 1877 में इनका प्रकाशन किसने करवाया? तो प्रकाशन करवाया है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। चलिए अगला है, मेगस्थनीज एक यूनानी इतिहासकार ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में ब्लैंक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था, कौन था? अच्छा, किस राजा के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये भारत आया था। मेगस्थनीज, इनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। हालांकि इंडिका हमें अब मूल रूप में नहीं मिलती, नष्ट हो चुकी है। कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने इंडिका के जो पृष्ठ पाए गए हैं, कुछ अधूरे पृष्ठ पाए गए हैं, उनके अनुसार इस पुस्तक को दोबारा से लिखा है, जिससे हम कह देते हैं इंडिका में ये लिखा है, इंडिका में ये लिखा है, पर इंडिका मूल रूप से हमें प्राप्त नहीं होती। इंडिका के रचनाकार है मेगस्थनीज, और मेगस्थनीज एक यूनानी शासक थे, और यूनानी शासक के दूत थे। और किसके समय में भारत आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आए थे। चलिए अगला है, भारत के चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की हैं? तो देखिए बराबर की गुफाएं मौर्य साम्राज्य की काल की है, मौर्य काल की हैं, अशोक के द्वारा निर्मित हैं। और हमने बुद्ध धर्म के समय में चर्चा करी थी, आजीवक संप्रदाय के लिए बनाई गई थी, आजीवक संप्रदाय के लिए। अब बुद्ध तो अशोक तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, फिर आजीवक संप्रदाय के लिए क्यों बना रहे हैं? क्योंकि वे धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, वो किसी एक धर्म को मान के दूसरे धर्म के साथ अत्याचार नहीं करता था। और आजीवक संप्रदाय का फॉलोअर था बिंदुसार, यानी उसका पिता तो इस संप्रदाय को मानता था, तो इसलिए भी बनवाई हैं। तो बराबर की गुफाओं में अशोक के द्वारा 3 गुफाएं बनवाई गई हैं। अशोक ने यहाँ 3 गुफाएं बनवाई हैं, आपको पता होनी चाहिए। पहली है सुदामा गुफा, सुदामा गुफा। दूसरी है कर्ण चौपड़,
कर्ण चौपड़ गुफा, और तीसरी है आपकी विश्व खोपड़ी। देख लीजिए, अगर कट रहा हो तो आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं विश्व खोपड़ी। अच्छा, पहली हो गई सुदामा गुफा, दूसरी हो गई कर्ण चौपड़, तीसरी हो गई विश्व खोपड़ी। एक और गुफा है यहां पर चौथी, जिसे लोमश ऋषि की गुफा कहते हैं। लोमश ऋषि की गुफा, पर ध्यान रखिएगा ये लोमश ऋषि की गुफा अशोक ने नहीं बनवाई है, बल्कि दशरथ ने बनवाई है। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सी गुफा है जो अशोक ने नहीं बनवाई है, तो लोमश ऋषि की गुफा अशोक ने नहीं बनवाई। दशरथ ने एक और गुफा बनवाई है, गोपिका गुफा, लेकिन गोपिका गुफा उसने बराबर की पहाड़ी पर नहीं बल्कि नागार्जुन की पहाड़ी पर बनवाई है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि नागार्जुन की पहाड़ी पर गोपिका गुफा किस राजा ने बनवाई है, तो दशरथ ने बनवाई है। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में फैला हुआ था। पूछे अगर उत्तर पश्चिम में, तो हिंदुकुश पर्वत तक, और दक्षिण में फैला हुआ था कर्नाटक तक। यानी हिंदुकुश पर्वत से लेकर के कर्नाटक तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैला हुआ था। एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? अशोक के समय में कलिंग का आक्रमण किया था, कलिंग को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, और उस कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था। बात करें कि कलिंग की राजधानी क्या थी, तो कलिंग की जो राजधानी हमें मिलती है वो मिलती है तोसली। चलिए अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखिए अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ है? आपको पता है अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अगर ये प्रश्न पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 269 BC। देखिए 273 BC भी मिलता है। 273 BC में बिंदुसार की मृत्यु हुई है। 4 वर्षों तक अशोक का राज्याभिषेक नहीं हुआ है, उसने अपने भाइयों की हत्या करी है और 269 BC में अपना राज्याभिषेक कराया। तो राज्याभिषेक तो 269 BC ही है, और वहीं से अशोक का शासन प्रारंभ माना जाता है। और अपने शासन के 8वें वर्ष में, अब 273 याद रखेंगे तो ये गिनती खराब हो जाएगी ना। 8वें वर्ष में यानी 261 BC में कलिंग पर आक्रमण किया। तो कलिंग पर कब आक्रमण किया? 261 ईसा पूर्व। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व। चलिए अगला है, देखिए मैं अंत की तरफ बढ़ गया, पर आपने तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब भी नहीं करा। आप देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब तो करो, और लाइक कौन करेगा? अगला है, निम्न में से सत्य कथन बताइए। बौद्ध साहित्य के अनुसार मौर्य शूद्र थे। असत्य। बौद्ध साहित्य तो कहता है कि मौर्य जो थे वो क्या थे? वो थे क्षत्रिय। ब्राह्मण साहित्य क्षत्रिय बताता नहीं, ब्राह्मण साहित्य कहता है कि मौर्य शूद्र थे। यानी दोनों ही कथन असत्य हैं। आपसे तो सत्य पूछ रहा है, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? तो उस पत्नी का नाम है करुवाकी। करुवाकी का पुत्र था तीवर। और ध्यान रखना यही एकमात्र रानी है जिसका उल्लेख किया गया है अभिलेखों में। एकमात्र रानी जिसका उल्लेख अभिलेखों में किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 प्रश्न, महत्वपूर्ण 50 प्रश्न मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड। हालांकि मौर्य साम्राज्य को इन 50 प्रश्नों में थोड़ी ना समेटा जा सकता है, अभी तो बहुत सारे प्रश्न हैं और एग्जाम में ही इससे ज़्यादा प्रश्न आए रखे हैं जो रिपीट होते हैं बार बार। तो अभी तो हमें चर्चा करनी है मौर्य साम्राज्य पर, करेंगे भी हम। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।